Students, our next topic is ionization constants of acids. सो बेटा हम इसको देखते हैं कि जो एसिड्स होती हैं एंड बेसिस, जब इनको हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर के अंदर तो वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होती, उनकी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होती, क्योंकि कुछ जो एसिड्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक ही उनकी आयनाइजेशन होती है, ठीक है, और उनकी आयनाइजेशन 100% हम नहीं कह सकते, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ के कॉल्ड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के ए क्या है बेटा? ए फॉर एसिड, सो वैल्यू ऑफ के ए इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है, ठीक है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। इसमें हम क्या करते हैं, एसिड्स की जो है वो क्वांटिटेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सपोज वी हैव एन एसिड एच ए, जब हमारे पास सपोज है ये एक एसिड है एच ए, ठीक है, हम क्या करते हैं, इस एसिड की जो है वो डिसोसिएशन करवाते हैं, इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास ए नेगेटिव और H3O पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं, ठीक है। अब अगर हमें इसका KC लिखना हो तो हमें पता है जी कि हम KC लिखते हैं तो प्रोडक्ट ओवर हम जो है रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट हम ऊपर जाओ, रिएक्टेंट हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया। इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास क्या होता है, जो कंसनट्रेशन होती है वाटर की वो ऑलमोस्ट जो है वो हमारे पास, तो जो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट हम देख रहे थे कि एक्ट इक्विलिब्रियम स्टेज जो कंसनट्रेशन है वाटर की वो तकरीबन सेम होती है इनिशियल स्टेज की एज द initial stages because it has been taken in large excess. A reasonable approximation therefore is take to the concentration of water to be effectively constant and take it on the left hand side with Kc. Kc is the beta equilibrium constant, ठीक है। अब अगर हम देखें वाटर के लिए Kc जो है, अगर हम कहें वाटर इज इक्वल टू, अगर हम उसको राइट करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। अगर हम वाटर को देखें ना बेटे, यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और हम उस साइड पे ले जाते हैं वाटर को, तो हम कर लेते हैं कि H3O का प्रोडक्ट ऑफ H3O पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ A नेगेटिव ओवर डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ HA। अगर हम इसको करें तो हमारे पास ये K A के इक्वल आ जाता है, तो Kc इज इक्वल टू जो है, अगर आप ये कहें कि A के इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं के जो है वो एक अनदर कांस्टेंट है, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, ठीक है। सो द इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द के फॉर एनी एसिड सोल्यूशन। किसी भी बेटा कोई भी एसिडिक सोल्यूशन हो, चाहे वो HCl का है, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड का है, किसी चीज़ का भी वो एसिडिक सोल्यूशन हो, हम उसके लिए जो है वो के ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको जो है वो यूज़ कर के ए के थ्रू हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें इसकी जो वैल्यू फाइंड आउट करना पड़े तो हम देखते हैं जी कि जैसे हमारे पास जो है वो के ए की वैल्यू अगर 10⁻³ होगी तो एसिड वीक होगा, ठीक है। के ए 1 to 10⁻³ एसिड इज़ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, अगर के ए की वैल्यू 1 है तो वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। नीचे टेबल में दिया भी हुआ है कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और कौन कौन से वीक एसिड्स हैं, कौन से जो है वो वेरी वीक एसिड्स हैं, ये आपके सामने जो है वो आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। अगर हम देखें परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स की, तो हमें पता है परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, दिया हुआ है परसेंटेज आयनाइजेशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ एसिड आयनाइज ओवर अमाउंट ऑफ एसिड इनिशियली अवेलेबल। जितना स्टार्टिंग में था और जितना आयनाइज हो गया उनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास जो परसेंटेज आयनाइजेशन आ जाएगी। नीचे आप एसिटिक एसिड की एग्जांपल दी हुई है और आप इसको जो नीचे टेबल के अंदर देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो है के ए की वैल्यू जो है वो आपके सामने आई हुई है और कितने कितने परसेंट जो है वो आयनाइज हुआ है, ठीक है। आगे हमें एक एग्जांपल दी हुई है, अगर हम एग्जांपल की तरफ चले, एग्जांपल नंबर 4 कि व्हाट इज़ द परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इन अ सोल्यूशन विच 0.1 मोल ऑफ इट हैज़ बीन डिजोल्व पर dm³ ऑफ द सोल्यूशन। अगर हम देखें तो इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी थी, 0.10, 0 मोल टी जो है वो 0 सेकेंड, टाइम जो है वो 0 सेकेंड तक के ए की वैल्यू इतनी आ गई है। हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा और आंसर हमने निकाल लिया है, हमारे पास 1.3 × 10⁻³ मोल आ गया। फिर हमने देखा है परसेंटेज आयनाइजेशन फाइंड आउट करनी है, तो आयनाइज कितने हुए थे, 1.3 हुए हैं, मल्टीप्लाई बाय इसको 100 से करना है क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, और डिवाइड करेंगे हमारे पास 0.1 मोल जो हमने स्टार्ट में यहाँ पे जो है वो इनिशियल पे जो है वो ये वाला लिया था, ठीक है। तो उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ गया 1.3% जो है वो हमारे पास आयनाइजेशन टोटल हुई है, ठीक है। सो हैंस आउट ऑफ 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड ओनली 1000 मॉलिक्यूल थे एसिटिक एसिड के, उनमें से सिर्फ 13 जो है वो मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज हुए हैं, बाकी जो है वो वैसे ही मौजूद हैं। तो हमने देखा कि सारे के सारे जो मैंने कल आपको लेक्चर दिया था स्टार्ट में बताया था कि सारे एलिमेंट होता है वो सारा आयनाइज नहीं होता, तो हमने यहाँ पे देख लिया
1000 मॉलिक्यूल जस्ट 13 उसमें से जो आयनाइज हो रहे हैं, तो यानी आयनाइजेशन जो है वो इक्वली नहीं होती, बहुत कम मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो आयनाइज होते हैं। ठीक है, सो ये तो बेटे हमने देख लिया आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस क्या होती हैं। बेटा जिस तरह से हमने देखा एसिड्स में, इस तरह से बेसिस भी हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस होती हैं, कुछ वीक होती हैं, कुछ नॉर्मल जो है बेसिस होती हैं। ठीक है, तो कुछ जो होती हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमने देख लिया है। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो हमारे पास यूजली जो कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस पर मुश्तमिल होते हैं, हमने देखना है कि किस तरह से जो है जब इनकी डिसोसिएशन होती है तो इनके कैसे कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स वगैरह जो है वो बनते हैं। ठीक है, हम चलते हैं जी आगे इक्वेशन की तरफ। हम कौन सी इक्वेशन इसके लिए ले रहे हैं, इसके लिए हम अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे हैं वाटर के साथ, और जब हमने अमोनिया का रिएक्शन करवाया वाटर के साथ, अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस बन गए हमारे पास, और इसी तरह से कार्बोनेट का हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाया तो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्सल आयंस बन गए हैं। सो हमने क्या देखा कि NH3 एंड कार्बोनेट और अमोनिया क्या है, एक्टेड एज अ बेसिस इन अबव रिएक्शंस बिकॉज दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। और लोरी ब्रोंस्टेड क्या कहता है, बेसिस वो होती हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती हैं। तो लोरी ब्रोंस्टेड के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास ये बेस होंगी क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही हैं। देखें NH3 था, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके उन्होंने NH4 हो गया। इस तरह से CO3-2 था, उसके साथ तो हाइड्रोजन नहीं था, उसे प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो उसके साथ HCOH आ गया और HCO3-1 हो गया है। यानी ना अमोनिया और कार्बोनेट क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट these are the bases because they are accepting the electron protons, they are accepting the protons। तो ब्रोंस्टेड और लोरी हमें यही कहते थे कि बेसिस क्या हैं, वो एलिमेंट्स वो बेसिस वो होती हैं जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करती हैं। सो यहाँ पे हम इनकी जो कंपेयर करेंगे डिफरेंट एबिलिटीज़ को बेसिस की, कि कौन सी स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सी वीक बेस है, हम वही चेक करेंगे। तो उसके लिए हम फिर सेम वैसे प्रोसेस करेंगे जैसा हमने एसिड्स के लिए किया था। सो व्हाट वी विल डू बेटे, we will react B for base with water, and here base will accept proton from water and hydroxyl ion we will have. So what we will write the equilibrium constant for this equation. So you know we are writing in every reaction we are writing products on the upper side, nominator, and in denominator we are writing reactant. So here we will also write that like that। ठीक है, सो सिंस द कंसनट्रेशन ऑफ H2O कांस्टेंट बीइंग इन लार्ज एक्सेस, सो हम वाटर को सेपरेट कर लेते हैं और बाकी इक्वेशन को हम ऐसे रहने देंगे। सो इसको हम क्या देते हैं, ये KB की इक्वल है, यानी KC इज इक्वल टू BH कंसनट्रेशन ऑफ BH मल्टीप्लाई बाई कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड डिवाइडेड बाई कंसनट्रेशन ऑफ B। सो KB वैल्यू ऑफ अ बेसिस इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेम बेस, स्मॉलर द KB वैल्यू वीकर द बेस। अगर KB की वैल्यू स्मॉलर होगी बेस जो है वो वीक होगी, अगर स्मॉल KB की वैल्यू हायर होगी तो जो आपके पास बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड यू हैव वीक बेस एंड आपके पास ये मिथाइलेमाइन इज ऑल्सो अ वीक बेस एंड एनिलीन इज ऑल्सो अ वीक बेस। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा वीक बेस होती है। ठीक है बेटे, ये हमने देख लिया कि किस तरह से जो है वो KB जो है वो हमने एक्चुअली में हमने देखा है आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर KB। ठीक है, अब हम देखेंगे pKa एंड pKb। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन कि pKa और pKb क्या होता है। सो वी कंक्लूड दैट Ka and Kb फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस आर स्मॉल नंबर्स usually expressed in exponential forms, so it is convenient to convert them into the whole numbers by taking their negative log। बेटा हमने इनका नेगेटिव लॉग ले लेना है। सो pKa का pKa हमारे पास कैसे बनेगा, नेगेटिव लॉग ले लेंगे Ka का, और pKb कैसे बनेगा जब हम इसका नेगेटिव लॉग ले लेंगे Kb का। तो हमारे पास ये pK और pKb आ गया है। और हमने देखा है कि अगर लार्जर द pKa वीकर द एसिड, एंड अगर आपके पास जो है वो स्मॉलर द pKa द एसिड विल बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सिमिलरली लार्जर द pKb द बेस विल बी weak, and if the pKb value is smaller then your base will be strong। So if the difference of pKa values of the two acids is 1, then acid with smaller pKa is 10 times stronger than the other। ठीक है, if the difference is 2 then 100 times stronger than the other। बेटा ये हमने देखा है एक्चुअली में, हम KB को पहले देखा है, फिर Ka को देखा है, फिर हमने KB को देखा है, फिर हमने देखा है कि किस तरह से इनको हम pK और pKb में कन्वर्ट करते हैं,
और हमने देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होती हैं, वीक बेसिस क्या होती हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं बेटे। दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। स्टूडेंट्स लेक्चर को ध्यान से सुना करें, फोकस किया करें अपनी स्टडी के ऊपर, ठीक है। इनके शॉर्ट क्वेश्चंस एक्चुअली बेटा ये हम शॉर्ट वाइज करें तो आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चंस ही करने हैं, ठीक है। और जो रिस्पॉन्स भी किया करें आप लोग। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।